हे हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनअकैडमी। कैसे हैं आप? देखिए, आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम एक ऐसे गेस्ट को लेके आए हैं। ही वाज वन ऑफ माय स्टूडेंट जब मैंने अनअकैडमी ज्वाइन की थी इन 2019 के एंड में। ही स्टार्टेड अटेंडिंग माय लेक्चर्स। उसने 2020 से मेरे लेक्चर्स अटेंड करने स्टार्ट किए। एंड ही कम्स फ्रॉम अ वेरी वेरी स्मॉल विलेज। एक ऐसे उड़ीसा के एक ऐसे बहुत छोटे गांव से आते हैं। भुवनेश्वर में रेंटेड फ्लैट पे रहे हैं। वहाँ से उन्होंने प्रिपरेशन स्टार्ट की फैमिली के साथ। एक छोटे से वन बी एच के भी मैं नहीं कहूँगा, बहुत ही छोटा एक फ्लैट था जिसमें वो रहते थे। किसी तरीके से उन्होंने जब अपनी ग्रेजुएशन कर रहे थे तो शादियों में जाके काम करके पैसे कमाए हैं, प्रिपरेशन करी है। और आज सिचुएशन ऐसी है कि ही इज़ गोइंग टू यूएसए, ही इज़ गोइंग टू अमेरिका, वाशिंगटन डीसी जा रहे हैं पीएचडी करने के लिए। तो एक ऐसी इंस्पिरेशनल स्टोरी है, एक ऐसे पर्सन है जिनको मैं पर्सनली बहुत एडमायर करता हूँ। मेरे मेंटरशिप में रह चुके हैं। 2 साल उन्होंने मेरे मेंटरशिप में पढ़ाई करी है। फर्स्ट अटैम्प्ट उन्होंने दिया आईआईटी जैम का। फर्स्ट अटैम्प्ट में वो बहुत अच्छे से बहुत अच्छा रैंक नहीं ला पाए। फर्स्ट अटैम्प्ट में उनको कुछ 2800 रैंक आया। उसके बाद उन्होंने 1 साल का गैप लिया और 1 साल का गैप लेने के बाद सेकंड अटैम्प्ट दिया आईआईटी जैम का, जिसमें उनका रैंक कुछ 400 या 450 के आसपास कुछ उनका रैंक आया था। जिसके बाद वो आईआईटी मद्रास गए। आईआईटी मद्रास में जाके उन्होंने एमएससी करी। और वहाँ से एमएससी करने के बाद अब फाइनली वो पीएचडी करने के लिए यूएसए जा रहे हैं, वॉशिंगटन डीसी। अब इनको इनवाइट मैंने इसलिए किया है क्योंकि इन जैसे बहुत स्टूडेंट्स हैं, बहुत ऐसे स्टूडेंट्स हैं इंडिया में जो बहुत देहात से आते हैं, रूरल एरिया से आते हैं। किसी की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं होती। किसी को इसलिए डर लगता है कि मैं आईआईटी एग्जाम पास तो कर लूंगा लेकिन मैं क्या आईआईटी की फीस अफोर्ड कर पाऊंगा, मैं आईआईटी की फीस दे पाऊंगा क्या। ये ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो स्टूडेंट्स के माइंड में चलते हैं। और ये जिन जिस जिस इंसान को मैंने आज इंटरव्यू के लिए बुलाया है, ये वो ऐसे शख्स हैं जिन्होंने ये सब चीज़ें देखी। क्योंकि इन्होंने अपने एजुकेशन का लोन भी लिया है। इन्होंने अब आईआईटी की फीस भरने के लिए लोन लिया है। यूएसए जाने के लिए अब वो फिर से एक सेकंड लोन लेके चल रहे हैं। इसके अलावा इन्होंने पार्ट टाइम जॉब तक किया हुआ है जिससे कि वो अपनी एजुकेशन को फंड कर सके, अपनी एजुकेशन को स्पॉन्सर कर सके, पेरेंट्स से पैसा कम ले सके। सो लेट अस वेलकम राजेश बिसोई। सो हेलो राजेश, कैसे हो? बढ़िया हूँ सर, बहुत बढ़िया हूँ। और आपको देखने के बाद और भी खुश हो गया हूँ। बहुत दिनों बाद। अच्छा, तो अभी तो कहाँ पे हो? आईआईटी मद्रास में हो कि गाँव पे हो, घर में हो, कहाँ पे हो? नहीं सर, अभी तो कॉन्वोकेशन रिसेंटली हो गया तो सर्टिफिकेट लेके घर आ गए हैं अभी सर, थोड़ा अच्छा, सा तो अभी सबसे गैप पहले है। तो ऑडियंस को ये बताओ राजेश कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो, कौन से गांव से, कौन से सिटी से हो, ताकि एक्चुअली इसलिए पूछ रहा हूँ कि पिछले कई सालों से मेरे साथ बहुत बच्चे हैं जो बंगाल उड़ीसा से जुड़े हुए हैं। एंड स्पेशली उड़ीसा यस। से बहुत बच्चे हैं जो मेरे पास से पढ़ के यस। गए हैं, जो अन अकेडमी पे भी थे और मेरे साथ मेरे यूट्यूब चैनल पे भी जुड़े हुए थे। तो आप पहले अपने बारे में बताओ, कहाँ से हो आप? नमस्कार सभी को। मैं भुवनेश्वर उड़ीसा से हूँ। और मैं अभी बीएससी जो है मेरा, मैं उत्कल यूनिवर्सिटी के अंडर के डिग्री कॉलेज में किया था। फिर उसके बाद आईआईटी जैम का प्रिपरेशन करके फिर मैं एमएससी करने आईआईटी मद्रास गया था। तो अभी मेरा जो एमएससी वो कंप्लीट हो गया है और मैं पीएचडी के लिए यूएस जा रहा हूँ। अच्छा, तो आप पहले ये बताइए, ग्रेजुएशन आपने आईआईटी जैम का पेपर जो दिया था, आईआईटी जैम की प्रिपरेशन, कहाँ से ये आइडिया आया, क्यों आईआईटी जैम करना था? मतलब मेरे बहुत सारे सवाल हैं। मैं ऐसे कंसिडर कर रहा हूँ कि आप शायद आज से 5 साल पहले आप भी उन्हीं स्टूडेंट्स में से, लाखों बच्चों में से एक रहे होंगे जिनको शायद कभी तो किसी ने तो शायद आईआईटी जैम के बारे में बताया होगा। तो हु वाज द फर्स्ट पर्सन जिसने आपको आईआईटी जैम के बारे में बताया? सर इसके पीछे बहुत अच्छा सा स्टोरी है, तो आज मुझे याद है। सर एक्चुअली जो मैं ग्रेजुएशन जहाँ से कर रहा था वो सर एक गांव में एक बहुत छोटा सा कॉलेज है, मतलब बहुत ही छोटा सा कॉलेज है। तो वहाँ से मैं ग्रेजुएशन कर रहा था, तो 3 साल सर आराम से गए थे। कुछ पता नहीं था कि सर आगे करना क्या है। हम्म, इतना सर पता था कि यहाँ आगे जाके एमएससी करना है और बस जो सीधी जो सिंपल लाइन है जिंदगी का उसी में ही जाना है। तो फिर जब मैं 6 सेमेस्टर पे था तो हम्म, एक दिन सर मैं बस ऐसे यूट्यूब स्क्रॉल ही कर रहा था। मतलब देखिए सर जिंदगी का मोड़ कैसे लेता है। तो 6 सेमेस्टर पे था, यूट्यूब स्क्रॉल कर रहा था। और आप आई थिंक पहली बार उस टाइम अन अकेडमी पे ज्वाइन ही कर रहे थे। हम्म, और आपका एक प्रमोशनल वीडियो था, स्क्रॉल करने पर एक आया था। तो उसमें आईआईटी जैम लिखा था। और हम्म, मैंने सर कहीं ना कहीं पे उसी टाइम फ्रेम में कहीं ना कहीं किसी से सुना था कि आईआईटी जैम करके होता है। हम्म, बट उसके बारे में पता नहीं था मुझे, तो मैंने उस पर क्लिक किया। तो हम्म, फिर आप उसमें बहुत ही अच्छे से समझाए थे और आई थिंक आपने पूरी प्रिपरेशन जो कैसे होने पर उसको भी समझाए थे। ओके। तो उससे मुझे इंटरेस्ट आया। तो बट फाइनेंशियल सिचुएशन इतना अच्छा नहीं था कि तुरंत ही डिसीजन ले सकूं। और मुझे अब भी याद है कि आपको मैंने टेक्स्ट भी किया था कि कितना सर पैसा होगा, क्या होगा। तो फिर मैं फैमिली से बोला था कि मैं एक बार पढ़ना चाहता हूँ, थोड़ा सा प्रिपरेशन। हम्म, तो मुझे याद है कि बैंक अकाउंट में तभी 12,000 की 15,000 अराउंड थे पापा के। और उस टाइम सब्सक्रिप्शन सब्सक्रिप्शन था, वो कहीं 8,000 समथिंग अराउंड 9,000 के बीच में था। तो तभी तभी मैंने सर लिया था आईटी जैम की सब्सक्रिप्शन। तो कौन से आपकी ईयर ही की जो बात है ये, 2020?
सर 2020 का जनवरी था वो, मतलब मेरा जनवरी में। 6 सेमेस्टर। यस सर, हाँ 2020 जनवरी। और आप 2020 जनवरी पे ही ज्वाइन किए थे हाँ, मैंने अन 20 अकेडमी। अप्रॉन 2019 के एंड में मैंने ज्वाइन किया था अनअकैडमी को। यस एंड में सर। मैंने ज्वाइन किया था, 1 डेढ़ महीने बाद फिर आप हमारे साथ कनेक्ट हुए थे। यस ठीक है, सर। तो ये आईटी जैम का प्रिपरेशन आपका कैसा रहा? मतलब आप, मैंने जहाँ जहाँ तक मुझे पता है आपने पहला अटेम्प्ट दिया, पहले अटेम्प्ट में आप क्वालिफाई नहीं कर पाए, फिर आपने यस गैप सर। लिया। गैप, अभी आप जैसे यस बहुत सारे बच्चे हैं जो अक्सर मुझसे पूछते हैं गैप लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, कब गैप लेना यस चाहिए, तो यू आर एन आइडियल पर्सन जो इन सब चीज़ों के बारे में बता सकते हो। आपने फाइनेंस भी किया है अपनी एजुकेशन को, आपने एजुकेशन लोन भी लिया हुआ है, एजुकेशन लोन के यस सहारे आपने आईआईटी में अपना मास्टर्स कंप्लीट किया है। अब आपने फिर जेआरई का दिया, एग्जाम दिया, उसके लिए भी आपने थोड़ा फाइनेंशियल किया। अब आप पीएचडी करने यूएसए में जा रहे हो। तो पहले तो मुझे बताओ आईआईटी जैम का प्रिपरेशन एक शॉर्ट में मुझे बताओ, आपकी क्या स्ट्रेटेजी रही फर्स्ट अटेम्प्ट में, और आप फर्स्ट अटेम्प्ट में क्यों क्वालिफाई नहीं कर पाए? सर, जब जब जो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था तो वहां पे सर मुझे ये नहीं पता था कि जो आईआईटी एग्जाम का एग्जाम होता है वहां पर थियोरेटिकल स्टडी तो ठीक है सर, हम वीडियो देखते हैं, प्रिपरेशन करते हैं, नोट बनाते हैं। बट सर जो प्रैक्टिस के जो स्ट्रेटेजी होता है वो सबके माइंड में इनिशियल नहीं होता है। और सर उस टाइम जो ये ऑनलाइन का जमाना था वो इनिशियली शुरू ही हो रहा था। तो हमें इतना प्रैक्टिस नहीं था कि ऑनलाइन की मेथड पे एडजस्ट करके कैसे प्रिपरेशन किया जाता है। और ये जो एंट्रेंस एग्जाम था वो जिंदगी की पहली टाइम था, इससे पहले कभी प्रिपरेशन किए ही नहीं थे। तो सर पहले सर मजा आ रहा था सर, आपसे मतलब वीडियो में देखते थे, नाइस लेक्चर्स होते थे, लंबे लंबे लेक्चर्स होते थे, कंसेप्ट भी नए नए सीखने को मिलते थे सर, नोट बनाते थे, पढ़ते थे, बस ऐसा ही था। तो ये पता नहीं था कि सर इतना प्रैक्टिस करना है, डेली बेसिस का प्रैक्टिस करना है, एक टारगेट रखना है, मॉक टेस्ट देना है, ये सब कुछ नहीं था। और सर बीच में क्या हो गया सर, उस टाइम कोविड भी आ गया था, तो मुझे बीच में 2 महीने के लिए कोविड भी हो गया था। पता है। और इस सब के चक्कर में वो भी थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हुआ था, और मेन रीजन था ये सर, मतलब जो खुद की जो स्ट्रैटेजी की लैक था, हम्म। तो ये था। तो फिर उसके बाद सर हुआ नहीं था, बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे। और अभी मैं सर भगवान को शुक्रिया अदा करता हूँ कि अच्छा हुआ नहीं हुआ था, क्योंकि उस टाइम फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही खराब थे। घर में सभी को कोविड हो गया था, पैसे नहीं थे, और ट्रीटमेंट करने के लिए भी हमने मतलब रिश्तेदार से उनसे पैसे लिए थे। तो अच्छा ही हुआ था नहीं हुआ था, क्योंकि अराउंड अराउंड 50,000 चाहिए होता, वो नहीं हुआ था उस टाइम में। आई थिंक बैंक भी लोन भी नहीं देता, आई थिंक उस टाइम जो सिचुएशन था इंडिया की। तो अच्छा हुआ नहीं हुआ था। सब कुछ बंद हो फिर गया था, लॉकडाउन हो गया था पूरा उस समय, ये सारी वो सर। चीजें बंद हो गई थी। और ये सर, और मुझे याद है जब फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था आईआईटी एग्जाम का, और मुझे पता चल गया था सर उसी दिन, वो आफ्टरनून का शिफ्ट था और इवनिंग हो रहा था। तो मेरे पापा मुझे लेने के लिए आने वाले थे, बस मैं बाहर आया था और वहाँ पे वेट कर रहा था। तो इवनिंग हो रहा था सर, मुझे पता चल गया था कि मेरा नहीं होने वाला है। हम्म, बट उस टाइम मैंने ये सोचा कि मेरा जो जो फॉल्ट है, मैं एग्जाम हॉल में मेरे को पता चल गया था मेरा नहीं होगा। तो मैं यही सोच रहा था कि ये सारे मेरे फॉल्ट हैं, जिसके लिए आज मुझे मतलब मैं सामने देख रहा था कि हाँ ये क्वेश्चन मुझे आ सकते क्योंकि मैं फॉर्मूला भूल गया था। तो हम्म, मुझे पता था ये रीजंस की वजह से ये क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं। तो जब मैं बाहर आया था, जो 1 घंटे मेरे पापा आने वाले थे, उसी 1 घंटे में ये सोच ही रहा था कि ये मेरे फॉल्ट्स हैं, तो मैं जरूर एक बार और ट्राई करूंगा। और मैंने ये सोचा था कि मैं आज अगर खुद पे बिलीव करूंगा तो एक टाइम आएगा पूरी दुनिया मुझसे बिलीव करेगा। तो ये राइट। बातों में है सर। तो फिर मैंने उस टाइम डिसीजन ले लिया, नहीं फिर से और एक बार मैं ट्राई करूंगा, जरूर ट्राई करूंगा। तो बट सर तो ये गैप लेने फिर का डिसीजन जो आपने लिया, 1 साल का रिपीट करने का, ये जस्ट बिकॉज इसलिए लिया क्योंकि आपको पेपर देते समय ये एहसास हो गया था कि भैया मैं क्रैक इस बार तो कर नहीं पाऊंगा, बट अगर एक और मौका मिला तो मैं दोबारा कर लूंगा। सेल्फ अवेयरनेस आपको उस समय वो चीज की आ गई थी, कॉन्फिडेंस आ गया था। हाँ। हाँ सर, एक तो चीज वो सर आगे मतलब वो था कि सर हाँ मैं करूंगा, बट बाद में जब आया फिर से और एक बार सोचा, और सारे बहुत सारे वीडियोस भी आ रहे थे, मतलब आप भी बना रहे थे और भी जो एजुकेटर्स थे वो बना रहे थे कि गैप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। ये भी सर वीडियो आप डालते हैं आफ्टर द हम्म, एग्जाम, ड्रॉप ईयर लेना चाहिए। तो फिर उस टाइम फिर फाइनेंशियल सिचुएशन था, फिर मैं माइंड में आ रहा था कि सर घर में कैसे बताऊं, हम्म, क्या फिर से बताऊं कि मैं इस बार फेल हो गया हूँ, कुछ नहीं होगा, और एक बार 10,000 दीजिए फिर से हम्म, प्रिपरेशन करूंगा। हम्म, तो उस टाइम सर मतलब बहुत थिंकिंग कर रहा था, फिर मैं सोचा कि नहीं आईआईटी चला जाऊंगा। मतलब ये सर उस टाइम सर मतलब मजे की बात है, वो 3 इडियट की चीजें आई, 3 इडियट्स हम्म, की जो मूवी में होता है ना सर, वो हम्म, बोलते हैं कि अपॉर्चुनिटी सामने थी, अगर गाड़ी हम्म, पकड़ लिया होता ले तो दी, कहीं और हाँ बहुत। हाँ, वो एक सीन तो है, हाँ। वो ख्याल सर आने लगे कि अगर इस बार आईआईटी की एग्जाम प्रिपरेशन नहीं करूंगा, कहीं हम्म, और चला जाऊंगा, अगर आईआईटी नहीं जा पाऊंगा तो जिंदगी कहीं बदल तो नहीं जाएगी। तो ये हम्म। डर भी सर अंदर था। अच्छा, तो मैं सोचा एक कि सवाल यार, पूछना चाहता हूँ यार राजेश, सॉरी टू डिस्टर्ब यू, बट हाँ यस जैसे सर अभी यस। आप अपने शब्दों से बता रहे हो,
मुझे एक चीज बता यार, आईआईटी का इतना डिस्परेट क्यों थे आप आईआईटी के लिए, इतना क्यों, इतने मतलब किसने आपको क्या बता दिया था कि मतलब जाना ही जाना है आईआईटी? आप कहीं से और से भी तो एमएससी कर सकते थे ना, कहीं और से भी तो एमएससी करके पीएचडी कर सकते थे, या कहीं और से जाके नॉर्मल यूनिवर्सिटीज में कहीं से भी पीएचडी करके सीएसआईआर नेट गेट के उसमें जा सकते थे। आईआईटी के बारे में ये जो एक माइंडसेट आपका बना, ये जो एक स्टबननेस आई कि नहीं मुझे करना ही करना है, ये कहाँ से यस और सर। किसने डाली? सर एक्चुअली जब मैं पहले आईआईटी जैम की शुरुआत किया था, तो तब सर मुझे ये नहीं पता था कि सर मैं आगे जाके पीएचडी करूंगा। ओके। सर पहले मुझे ये पता, मतलब पहले मुझे, मेरा माइंडसेट ये था कि सर मुझे आईआईटी जाना है, और आईआईटी जाके आप जैसे, मतलब आप जैसे है ना सर, ऐसे एजुकेटर बनना है और पैसा कमाना है सर, मतलब ऐसा मुझे लगता था ओके। कि, और एक बार आईआईटी के टैग लग जाएगा। हाँ। क्योंकि आप भी पढ़ाते टाइम सर कभी कभी बोलते थे ना कि मतलब बोलना ही नहीं चाहिए, बट फिर भी मतलब बोलते थे कि आई एम आपके नॉट, पास कहीं मैं तो कि नॉन आईआईटी आईआईटी हूँ। टैग नहीं था, तो आपके पास आईआईटी टैग नहीं था, तो फिर एक इंस्टीट्यूट से कॉल आया था, फिर आप आईआईटी से नहीं थे, इसीलिए आपको मतलब उन्होंने ऑफर नहीं किया था, और कोटा की आपने बहुत बताया बड़ी था कि कोचिंग क्लासेस थी वो। यस सर, यस सर। तो माइंड में ये था कि नहीं, आईआईटी टैग इतनी बड़ी होती है कि एक बार आईआईटी टैग लग जाए कि बंदा घर नहीं बैठेगा सर, मतलब हम्म। ये था। तो कहीं नॉर्मल जगह से करने से अच्छा है कि एक साल दे दो, फिर अगर आईआईटी में हो जाती है, क्योंकि सर मुझे ये पता था कि सर, और मैं टीवी में देखता था कि लोग 4 साल 5 साल 6 साल लगा के यूपीएससी की तैयारी करते हैं, और एक हम्म। बार अगर आईएएस हो जाते हैं, तो हम्म। कोई उनको ये नहीं पूछता कि आप कितने साल लगा के प्रिपरेशन किए, राइट सब राइट। आईएएस की ही चर्चा करते हैं। तो हम्म। मेरे माइंड में ये था सर, एक बार अगर मैं आईआईटी लगा दूं और पहुंच जाऊं वहां पे, तो हम्म। फिर जिंदगी में बहुत कुछ हो सकता है। राइट। तो तो फिर मैंने तैयारी शुरू की थी। और सर एक्चुअली क्या था, उस टाइम पैसा तो नहीं था, हम्म। तो लेकिन अनअकैडमी पे एक अच्छा था, ऑफर था कि अगर आप किसी को रेफर करते हो, हम्म। तो आप कुछ महीने ऐड हो जाते हैं आपके सब्सक्रिप्शन से। राइट। तो उस टाइम मेरे कुछ रिलेटिव्स, मतलब कुछ फ्रेंड्स सर्कल में कुछ लोग थे जिनको नेट या फिर जाम का प्रिपरेशन लेना था, तो मैं उनको रेफर किया था। कोई एसएससी सीजीएल का प्रिपेयर लिया था, उसको भी रेफर कर दिया था। तो सर ऐसे करके ना मेरा एक साल का बढ़ गया था अच्छा, प्रिपरेशन। ये तो मुझे अनअकैडमी और वालों भी, को बताना पड़ेगा फिर, ये दोबारा स्कीम लेके आओ भाई। यस सर, तो फिर अच्छी स्कीम एक थी साल ये। का मेरे को बढ़ गया था सर, पूरा एक हम्म। साल का बढ़ गया था, जून तक का हो गया था मेरा। ओके। तो उससे मुझे और भी कॉन्फिडेंस मिल गया। तो हम्म। फिर से सर मैंने अच्छे से तैयारी किया, तो यार और आपने फाइनली। नोट्स वगैरह कैसे प्रिपेयर किए पूरे, लाइक जैसे अभी हम भी तो अनअकैडमी पढ़ाते हैं, तो हम बहुत बार जैसे हम पढ़ाते समय भी रिटर्न स्क्रीन पे बहुत सारी चीजें लिखते हैं, तो आप बुक्स रेफर कर रहे थे अलग से, या आप खुद के नोट्स बना रहे थे, या आपने कहीं से किसी से नोट्स मंगवाए थे, किस यस मटेरियल क्या था आपके पास पढ़ने के लिए? सर, एक्चुअली फ्रैंकली स्पीकिंग कि मैंने सर कोई भी बुक रीडिंग नहीं कर पाया था, क्योंकि हम्म। मतलब मुझे टाइम नहीं हो पाता था। किसी को टाइम होता हो, मतलब कोई मैनेज कर लिया होता था, बट मुझे टाइम नहीं हो पाता, तो मैं उतना ज़्यादा बुक नहीं रीड कर पाया था मेरे टाइमिंग पे सर। बट मैं क्या करता था, मेरे एक अच्छी चीज़ ये थी कि मैं वीडियो को ना, मान लीजिए कि सर आपने 1 घंटे की वीडियो बनाई है, लेक्चर हम्म। शो था, उसको सर मैं 2 घंटा लेता था, डबल टाइम लेता था। हर चीज़ों को, मतलब जो आपकी बातें हैं, मान लीजिए कि आपने कहीं पे किसी एग्जाम्पल दिया है, किसी अलग सा एग्जाम्पल उस कंसेप्ट को रिलेट करने के लिए, मैं हम्म। उसको भी सर बना के ड्रॉ करके लिख देता था, अच्छा। ताकि मुझे पढ़ते टाइम हर कंसेप्ट जब भी मैं पढूं, 1 महीने बाद 2 महीने बाद पढूं, मुझे याद आ जाए। तो मैं हर चीजों को, आपकी बातों को भी, वो सब सभी चीजों को नोट करता था सर। उसके बाद में सर करता क्या था, जब मैं रिवाइज करता था, उसका एक शॉर्ट नोट मुझे, मेरे पास आज भी है, A4 साइड में जेरोक्स पेज में उसका शॉर्ट नोट्स बनाता था। मतलब Okay. आपने कभी आई थिंक सेंड भी किया था उसका सैंपल्स, जब आपके आपके जमाने में आपने बनाए हुए थे। मैं आज भी तो करता हूँ। उस, यस सर, उसी जैसा हमने भी बना लिया था। तो हर चैप्टर्स वाइज शॉर्ट नोट्स बना लिया था, और उससे ही सर बस देख के जो फॉर्मूलास वो प्रैक्टिस करते थे। तो ऐसा ओके। सर स्ट्रेटेजी। तो आप अनअकैडमी पे और उस टाइम पे किस किस को ऑल फॉलो करते थे, लाइक मैं अकेला तो नहीं था उसमें, ऑब्वियसली बहुत सारे टीचर्स हाँ थे। आप तो फिजिकल केमिस्ट्री में आप थे, और उस टाइम दिव्या मैम से भी हमने ऑर्गेनिक पढ़े थे। दिव्या अग्रवाल मैम। और यस सर, और अनूप पराली सर थे, वो तो अभी भी उनसे है। भी। हाँ, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों मिलके पढ़ते थे। हाँ। मोस्टली सर यही तीनों सर ही थे। कभी कभी बीच बीच बार अनिल सैनी सर के हो गया, कुछ कुछ देख लिया, बस अटेंड कर लिया। हम्म। तो ऐसा सब लेता था, बट मोस्टली आपसे, दिव्या मैम से और अनूप पाराली सर से पढ़े थे। कभी कभी शिखा उपाध्याय मैम भी थे, हाँ उनसे भी शिखा कभी उपाध्याय। कभी इनऑर्गेनिक वाला पोर्शन में कभी हम्म। कभी देख लिया था। ऐसा हम्म। सर मिक्स था। तो सेकंड अटेम्प्ट की प्रिपरेशन आपने फिर पूरा घर से ही की और अनअकैडमी के साथ की? यस सर, पूरा घर से ही किया था। तो कैसा फेज रहा, मतलब मेरा ये भी जानना चाहता हूँ, बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो गैप तो ले लेते हैं और वो बोलते हैं कि यस हम घर पे बैठ के सेल्फ स्टडी करेंगे, क्योंकि थर्ड ईयर में तो चलो कॉलेज होता है, सेमेस्टर होता है, प्रैक्टिकल जर्नल वगैरह का बहुत सारा लोड होता है, और जब आप गैप लेते हो यस तो आप एक साल पूरा फुल कंप्लीटली घर पे रहते हो।
तो नोटिस यस सर। यूजुअली ऐसा होता है कई बार कि भाई आपने स्टार्टिंग का एक महीना जब आपका पेपर खराब गया हो, रिजल्ट आया हो, तो एक दो महीना तो बड़ा जोश होता है क्योंकि वो हार्ट ब्रेक हुआ होता है, दिल दुखा होता है। यस पर यस सर। यूजुअली यस ऐसा सर। होता है कि 2-3 महीने बाद वो जो रिदम है ना, वो रिदम खत्म हो जाती है। और क्योंकि यस सर। आपको एक साल इंतजार करना है और इस फरवरी से अगले फरवरी तक, तो वो जो एक यस साल आपने जो वेटिंग पीरियड था आपका गैप वाला, वो आपने अपनी कंसिस्टेंसी को मेंटेन कैसे किया? लाइक क्या वो चीजें थी आप जो करते थे जिससे कि डेली, क्योंकि आपका रूटीन बदल गया होगा कंप्लीटली, यस सर। कॉलेज नहीं यस है, कुछ नहीं है, आपको सर। सुबह उठना है, घर पे बैठना है, फिर से पढ़ाई करना है। तो वो एक साल का आपका जो रूटीन था, उसमें आपने अपने आप को कैसे मोटिवेटेड रखा, किस तरीके से आप कंसिस्टेंट रहे, जरा ये बताओ यार। सर एक्चुअली उस टाइम क्या था सर, कोविड था, कहीं बाहर तो मैं जाता नहीं था। हाँ। तो सर एक एक था कि मैं मतलब मैं ऑलरेडी जो फेल्योर है ना सर, उसको मैं फेस कर लिया था। मतलब हम्म। जिंदगी में हम बोलते हैं कि हमेशा सक्सेसफुल पर्सन ही आगे जाते हैं। नहीं, जिसके पास ऑलरेडी जो फेल्योर को देख लिया है ना सर एक बार, मतलब क्योंकि मैंने पूरा एक साल मुझे पता था, मतलब मैं क्योंकि उस टाइम में प्रॉमिस किया था उस रात की इवनिंग को वहां पे खड़े होके उस एग्जामिनेशन सेंटर के फ्रंट पे। हम्म। तो हमेशा से जब भी कभी कभी भी मतलब ऐसा तो ऑब्वियसली होगा सर कि एक साल के बीच में आपका जो रिदम है कभी कभी टूट भी जाए, हम्म। कंसिस्टेंसी ब्रेक भी होगा। तो हमेशा ये लगता था कि अगर सर वही गलती फिर से हो जाए हम्म। तो फिर से मुझे उस दिन की याद ना दिलाना पड़े कि नहीं, फिर से जो मैंने प्रॉमिस किया था वो मैं नहीं कर पाया। तो जब भी सर इनकंसिस्टेंसी होता था, सो मैं वो जो होता है ना सर फियर ऑफ फेल्यूर, उसको राइट। मैं सर याद करता था। फियर हम्म। ऑफ फेल्योर की नहीं, मुझे सर फेल्योर नहीं होना है। और सर ये मुझे बड़ा हेल्प हुआ कि जो मैंने लास्ट ईयर में जो जो गलतियां की थी उस हम्म। सबको मैं एनालाइज एक बार कर लिया था। मुझे पता था कि नहीं, ये महीना नहीं हो यार, रहा है ये मतलब सब तो ठीक है, आपने कहा आपने मोटिवेट, तो मतलब मैं आज के यूथ की प्रॉब्लम बता रहा हूँ जो होती है, मुझे वो आपसे भी यस जाननी सर। है यार। मतलब जैसे बच्चे गैप ले लेते हैं, फिर हाँ जी रिलेशनशिप सर। आ जाती है, फिर कुछ दोस्त ऐसे मिल यस जाते हैं, तो ऐसा यस तुम्हारा सर। कुछ नहीं रहा रिलेशनशिप वगैरह का चक्कर, या ऐसे यारी सर दोस्ती एक्चुअली, जिसने आपको डिस्ट्रैक्ट कर दिया हो? हाँ सर एक्चुअली वो तो था, ठीक है वो सब तो था सर। बट उसको सर मैनेज भी करना पड़ता था और कैसे सपोर्टिव कैसे सपोर्ट। मैनेज, कैसे मैनेज किया, मैं वो जानना चाहता हूँ आपसे। सर एक्चुअली क्या होता है कि सर बोलते हैं ना कि अगर आपकी जो साथ में जो हैं, हम्म। अगर वो भी आपको सपोर्ट सपोर्ट करने लगे, ये एक सर हम्म। बहुत बड़ा फैक्टर, आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है कि हम्म। लाइफ में जो जो आपके साथ, चाहे वो दोस्त हो चाहे वो पर्सनल दोस्त हो कोई भी हो, उनकी तरफ से या फैमिली भी हो, उनकी तरफ से कितना सपोर्ट मिल रहा है। राइट। वो मुझे सारे पॉजिटिव सपोर्ट मिला और मोटिवेशन भी मिला। नहीं, हमें टाइम कुछ नहीं चाहिए आपकी तरफ से, आप खुद को अपना टाइम दो हम्म। और आप करो। और मेरे साथ ये था कि जो लास्ट ईयर मैंने मतलब था कि ना सर, अगस्त में हो रहा है तो मैं क्या कर रहा था, नवंबर में मैं क्या कर रहा था, ये मुझे पता था कि लास्ट ईयर में ये चीज नहीं किया था, इस महीने में जो मैं अब हम्म। करूंगा वो गलती में नहीं दोहराना है, तो ये बार बार रिपीट कर रहा था। और वो ही एक वर्ड था कि फ्योर ऑफ फेल्योर, आज नहीं करूंगा, अगर आईआईटी इस बार नहीं होगी तो जिंदगी कुछ बदल जाएगी, जिंदगी कुछ और हो जाएगी, यही हम्म। चीज यही वर्ड हमेशा था। तो इसको ही लेकर सर मैं करता रहा करता रहा करता रहा, तो ये सब अच्छा, तो था। आपका इनिशियल प्लान ऐसा पीएचडी करने का नहीं था, आप नहीं था, करना नहीं था। चाहते थे? अच्छा, फर्स्ट पहले तो ये बताओ, आपके फर्स्ट अटेम्प्ट में रैंक कितना था आपका? सर मेरा रैंक था 2800 समथिंग कुछ था, 2800। 2800 समथिंग कुछ था। टू टू थाउजेंड एट थाउजेंड हंड्रेड सेवेंटी आप अब आपकी कैटेगरी, आपके किस ईडब्ल्यूएस से आते हो ना? ईडब्ल्यूएस से ओबीसी कैटेगरी से हो ना? ओबीसी 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 से कैटेगरी। हो तो 2800 था, तो आपको एनआईटी वगैरह नहीं मिला? नहीं सर, नहीं मिलता, एनआईटी भी मिलता तो पता नहीं सर, बट नहीं मिलता आई थिंक। आपने ट्राई 2800 किया में था भी एनआईटी के लिए? नहीं सर, नहीं ट्राई किया था। ठीक। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज क्यों नहीं ट्राई किया फिर? सर बस आई एक ही था कि एक बार आईटी और एक फिक्स। बार लगा है सर। हाँ जी सर। सर मेरे को ना ये लगा था कि हाँ, अगर मान लीजिए एक साल ऑलरेडी सर ड्रॉप हो चुका था, तो सर एक बार हो चुका था तो और एक बार होने में क्या ही बुराई है, मैं ये सोच रहा था ऑलरेडी अगर लॉस में है तो थोड़ा और भी लॉस ले लेते हैं, मतलब एक बार क्या पता कि मतलब बहुत ही अच्छा हो जाए, आईआईटी ही मिल जाए। और तो सेकंड ये अटेम्प्ट में सीन आपका रैंक कितना आया था? सर 415 आया था। 415, 415 रैंक आया था, तो 2800 यस से 400 पे आप शिफ्ट हो गए ऑलमोस्ट, तो यस सर। आपने ऑलमोस्ट काफी 2000 रैंक पूरा कवर अप कर लिया एक साल के। तो जो एक साल की प्रिपरेशन आपने घर बैठ के जो करी थी, उसमें भी आपने कोई दूसरा मटेरियल यूज नहीं किया, कंप्लीट अपने नोट्स वगैरह कोई रेफर किया? ये सर उस टाइम भी नोट्स को ही रेफर कर रहा था। और सर कुछ कुछ जो बुक्स थे जहाँ पर चैप्टर वाइज प्रैक्टिस क्वेश्चन, एक्चुअली सर सेकेंड ईयर में हुआ क्या था सर, एक्चुअली जो फर्स्ट ईयर में था ना सर, मेरा ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चंस कवर हो चुके थे। हम्म। लाइक मेरे सर कमी सर मेरा फर्स्ट ईयर में ये था कि मैं प्रैक्टिस नहीं किया था।
फर्स्ट मैंने अटेम्प्ट में। क्वेश्चन प्रैक्टिस ही नहीं था। और लेकिन मेरे साथ नोट्स बन गए थे, जैसे कि आपसे हम्म। फिजिकल की ऑलमोस्ट सारे के सारे नोट्स बन गए थे। हम्म। ऑर्गेनिक के भी जो मेन मेन पोर्शन थे वो सारे नोट्स बन गए थे। लेकिन सेकेंड ईयर में मैं क्या किया, जो जो नहीं था उसको मैंने कवर अप कर लिया। सिलेबस सर मेरा जल्दी कवर हो गया था। और सर बस मैं प्रैक्टिस ही कर रहा था, पीओआईक्यू की बार बार प्रैक्टिस कर रहा था। जी, आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस क्वेश्चंस कहाँ से लिए? पीवाईक्यूज, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, ये सब कहाँ से आपने, मतलब कहाँ से? क्योंकि बहुत बच्चे मुझसे पूछते हैं सर ऐसी कोई किताब बता दो जहाँ से पीवाईक्यू मिल जाते हैं, या हम चैप्टर वाइज प्रैक्टिस क्वेश्चंस वगैरह कर सके। मैं यस सर। ओपनली पूछना चाहता हूँ, कहाँ से लिया था आपने, क्या किया था? सर एक्चुअली सबसे जो बड़ी सोर्स है सर वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है। सर अच्छा। अगर आप आईआईटी जैम, सीएसआईआर नेट और गेट की, इन तीनों की लास्ट की 10 साल की पेपर मिला लेंगे तो आपके पास इतने क्वेश्चन हो जाएंगे। चैप्टर वाइज ही आपके पास 100-200 क्वेश्चन हो जाएंगे। राइट। और वो जो 100-200 होंगे वो डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज के हो जाते हैं। तो उसमें, और वो जो क्वेश्चन है ना सर वो आईआईटी के प्रोफेसर्स के द्वारा बनाए गए होते हैं। अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कर लिया तो आपके दिमाग खुल जाने वाला सीन हो जाता है, ऐसा सीन हो जाता है। तो अगर हम उसको ही बार बार प्रैक्टिस कर लेते हैं और क्वेश्चन देख के ही हमारे पास डायरेक्टली आंसर आ जाता है, ऐसा सीन हो जाता है। तो वो सबसे बेस्ट प्रिपरेशन है मेरे हिसाब से। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, जब अभी बहुत बार कहते हैं लोग कि जब हम आप आईआईटी जैम की तैयारी करते हो और सीएसआईआर नेट को अगर आप देखते हो, तो क्या दोनों के सिलेबस में कुछ मतलब सिमिलरिटी है, या मतलब आईआईटी एग्जाम कम्प्लीटली डिफरेंट है सीएसआईआर? क्योंकि जैसे आपने कहा सीएसआईआर नेट के क्वेश्चंस लगा लो तो आईआईटी एग्जाम की प्रैक्टिस हो जाती है, बट कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि सीएसआईआर नेट में कुछ क्वेश्चन जो होते हैं वो आईआईटी एग्जाम लेवल पे नहीं आते, या कुछ यस टॉपिक्स ऐसे होते हैं, सब टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो नहीं पूछे जाते हैं। तो आप क्या यस एडवाइस करोगे उस बच्चे को जो अभी आईआईटी एग्जाम की अगर तैयारी कर रहा हो, सेल्फ स्टडी कर रहा हो, या चलो अनअकैडमी पे भी हमारे साथ पढ़ रहा हो, तो क्या उसे यस सर। सीएसआईआर थोड़ा अपना अपर लेवल पढ़ना चाहिए, कि सिर्फ उतना ही पढ़े जितना आईआईटी एग्जाम के सिलेबस में कट टू कट दिया हुआ सर एक्चुअली जो आईआईटी जैम की सिलेबस है, अगर हम मतलब उसको ही कवर अप कर लेते हैं, जो जो नेट की जो एग्जाम होता है ना सर, ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि 70-75% सिमिलर होता है। कहीं सर 20-25 जो परसेंट है वो थोड़ा ज्यादा आता है, जैसे कि सर क्वांटम केमिस्ट्री थोड़ा सा आ जाता है थर्मो नेट में? की सिलेबस में। और ऑर्गेनिक का सर मैं बोलूँ तो सिमिलर ही रहता है। थोड़ा बहुत चीजें नेम डिटेल्स में आ रिएक्शन ऐड हो जाती जाते है। हैं, नेम रिएक्शन ऐड हो जाते हैं, यस, रिएक्शन मैकेनिज्म कुछ ऐड हो जाते हैं एक्स्ट्रा। थोड़ा, बट ओवरऑली सर सेम ही रहता है। मतलब कोई बंदा, अगर मैं लिटरली बताऊं, अगर और ये मेरा ये एक सजेशन है कि अगर आप आईआईटी एग्जाम के भी प्रिपरेशन किए हो, अगर आपकी आईआईटी हो कहीं पर भी लग गया है, आपका सिलेक्शन हो गया है, तो उस प्रिपरेशन को आप स्किप मत करो। होता सर ये है कि एक बार हमारा आईआईटी हो जाता है, फिर हम आईआईटी जाने तक की जो गैप होता है 4-5 महीने का, वो हम एंजॉय करते हैं। हम्म। एंजॉय सर ऑब्वियसली करेंगे, बट वो प्रिपरेशन को अगर हम कंटिन्यू रख लेंगे तो हो सकता है कि अगले दिसंबर में हमारा नेट बहुत बहुत अच्छी अच्छे रैंक से। से क्लियर हो जाएगा। क्योंकि वही सर प्रिपरेशन रहता है, फिजिकल केमिस्ट्री पूरा इजी ही आता है सर, हम्म। पूरी एग्जाम लेवल का ही आता है। इवन दो मेरे को लगता है कि सर आईआईटी एग्जाम कभी कभी ज्यादा मतलब हार्ड डिफिकल्ट है क्वेश्चन पूछता है। नेट, क्योंकि इसमें नेट के क्वेश्चन होते हैं, एमएसक्यू के होते हैं, एमसीक्यू, एमसीक्यू भी होता है। एमसीक्यू होता है, बट राइट। उसमें खाली एमसीक्यूज होते हैं और वो भी चॉइस बेस्ड होते हैं। हम्म। तो वो काफी आसान होता है। हाँ सर, गेट बहुत टॉप लेवल का होता है, ये मैं मानता हूँ, गेट है। बट नेट आसान है सर, मतलब ओवरऑल अगर बताऊँ तो ओके। ये सीन सो है। अब मुझे ये बताओ यार, आपका आईटी का, आईटी में एडमिशन लेने से के टाइम पे आपको बहुत फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हुई। यस मुझे सर। अभी तक याद है, एडमिशन जब आप ले रहे थे तो यस सर। एडमिशन आईटी की फीस, आईटी मद्रास की फीस मैं कैसे भरूंगा? कितनी फीस है यस ईयरली आईटी मद्रास की जब आपने एडमिशन लिया था तब? सर, एक्चुअली पहला जो फर्स्ट सेमेस्टर का था वहाँ पे हमें 50,000 भरना था सर। हम्म। 10,000 सीट बुकिंग फी और हम्म। 40,000 बाद में, मतलब 1 महीने बाद भरना था, मतलब बिफोर जाने से पहले ही हमें 50,000 भरना था। और उसके बाद पूरा ईयरली सेकंड सेमेस्टर? हर सेमेस्टर ही आप मान सकते हैं कि 40,000-40,000 था। इस बार बढ़ गया है, मैं सुन रहा हूँ कि इस बार बढ़ के सम 75,000-80,000 हो गया अरे है। बाप, डबल! हाँ जी सर, यस सर। तो आपने कैसे फाइनेंस को मैनेज किया? क्योंकि बहुत बच्चे हैं, मैं ये क्वेश्चन इसलिए पर्पसली पूछ रहा हूँ, ठीक है, यस सर। कि बहुत ऐसे बच्चे हैं जो गांव देहात से आते हैं, जिन्होंने यस कहीं तो सर। आईआईटी जैम देख लिया होता है, वो प्रिपरेशन भी कर लेते हैं, स्मार्ट होते हैं, और आईआईटी में चले भी जाते हैं, जैम भी निकल जाता है उनका, यस बट सर। वो कुछ इस कारण से एडमिशन नहीं ले पाते। उनको कहीं ना कहीं मिसकंसेप्शन है, मिस इन्फॉर्मेशन होती है कि आईआईटी की जो फीस है वो हम कैसे भरेंगे। और कुछ बच्चे तो यस प्रिपरेशन इसलिए भी नहीं करते, बीएससी कर रहे होते हैं पर जैम की यस सर। प्रिपरेशन नहीं करेंगे, क्यों? उनको ऐसा लगता है यार एमएससी अगर नॉर्मल यूनिवर्सिटी से करे तो 5,000 10,000 में हो जाती है, और वही हाँ जी एमएससी हाँ अगर जी। मैं आईआईटी में जाके करूँ तो मुझे 2-3 लाख रुपए देने पड़ते हैं, तो मैं क्यों दो खर्चे तीन लाख होंगे। रुपए दूंगा? खर्चा, और एक तो 2-3 लाख रुपए देने पड़ेंगे, फिर ट्रैवलिंग का यस। खर्चा, हॉस्टल का खर्चा, खाने, मतलब एक मोटे मोटे तौर पे 4 लाख रुपए तक उनके चले जाते हैं।
तो यस ऐसा सर। कोई बच्चा जिसकी सिचुएशन आप जैसी हुई हो उस टाइम पे, अभी तो काफी बेटर होगी यस बाय यस हॉलीडेज, यस। पर उस समय अगर किसी की सिचुएशन ऐसी हो जो आप तरह स्टक हो गया हो, उसे क्या करना चाहिए और आपने कैसे उस चीज को मैनेज किया था? सर सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट ये चीज की, जिसके पास एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, आप मतलब आईआईटी की जो सपना है उसको छोड़िए मत, क्योंकि अभी एजुकेशन लोन जो है, जो इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू बहुत ही मतलब इजी वे में आपको प्रोवाइड किया जाता है। आप किसी भी बैंक में चले जाइए, एक हमारा जो पोर्टल है विद्या लक्ष्मी पोर्टल करके सर एक होता है, जिसको सर यूज करके आप बैंकिंग की हेल्प लेके आप एजुकेशन लोन ले सकते हो। और इस बार से मतलब इस बार हर आईआईटी में ये भी हो गया है कि जो आईआईटी के अंदर जो बैंक है सर, वहां पर अप टू 6 लाख की लोन्स अभी ओके। एमएससी स्टूडेंट्स को भी दिया जा रहा है। और आप अपने मतलब जाने से पहले भी आप अपने जो नज़दीकी जो बैंक है वहां पर आपकी ऑफर लेटर और आपकी आईआईटी एडमिशन की डिटेल्स ये सब आप सबमिट करके आप लोन ले सकते हो। 3 लाख 4 लाख जितना भी आपको चाहिए आप लोन ले सकते हो सर। लोन लेना अभी एजुकेशन लोन खास करके अभी आसान हो गया है। ये एजुकेशन लोन तो का ईएमआई कब से स्टार्ट होता है, फिर रीपे कब से करना हाँ पड़ता है? सर, हाँ ये सर थोड़ा डिटेल बता देता हूँ सर। एक्चुअली इसमें होता क्या है, जो फर्स्ट जो इनिशियल पेमेंट होता है सर, जब हम आईआईटी की एडमिशन हो जाता है मान लीजिए, और जाने से पहले ही सर हमें सारा पेमेंट मतलब फर्स्ट सेमेस्टर पेमेंट हमें करना रहता है। हम्म। तो जो एजुकेशन लोन होता है सर वो इनिशियल नहीं होता, वो कुछ टाइम लगता है। हम्म। मतलब ऐसा हो जाता है कि आप उधर जाने के 1-2 महीने बाद ही वो सैंक्शन होता है, मतलब ओके। आपकी सारे जो प्रोसीजर कंप्लीट होता है। तो पहला जो 50,000 अराउंड जो है वो आपको कहीं ना कहीं से थोड़ा बहुत अरेंज करना पड़ेगा। पहले से आप ये माइंड मेकअप कर लीजिए, जो भी 50,000 60,000 जो भी होगा वो पहले वो आपको मिल जाएगा। मतलब एक बार आपने जो खर्चा किया है उसका मतलब जो भी पेमेंट आपने किया है, जैसे कि सर वो आप बैंक का मतलब रिसिप्ट दिखा दो, पैसा दे देते हैं वो। दिखा दो सर, वो आपको वो वापस आपके अकाउंट में आ जाते हैं। वो जो लोन है उस लोन से आपको मिल जाता है और वो लोन में आपका ऐड हो जाता है सर। हम्म। और जो आप मान लीजिए कि आपका एमएससी 2 साल का है और आपने एजुकेशन लोन लिया, वो 2 साल, फिर उसके बाद 1 साल का गैप रहेगा। जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल सर 2022 से 2024 तक की मेरी एमएससी थी। हम्म। मेरा जो टर्म था एजुकेशन लोन का वो 2 साल का था। हम्म। अभी मेरा जो रीपेमेंट टाइम कब से होगा, 1 साल सर मुझे गैप मिलेगा, मतलब मुझे दिया जाएगा नौकरी एक ढूंढने के साल का लिए। gap। हाँ 2025 2026 सिक्स से सॉरी 2025 फाइव। से फाइव से। 2025 से जुलाई से सर मेरा ईएमआई स्टार्ट होगा। ओके, तब तक आप और नौकरी जो ढूंढ लो भाई ईएमआई है आप। सर, मैक्सिमम हम 60 मंथ में उसको डिवाइड कर सकते हैं, ओके, 60 अप टू मंथ्स में। 60 मंथ में। हाँ बहुत सारा लंबे पीरियड दिया जाता है, आपके हिसाब से आप रिपेमेंट टाइमिंग को सेट छह कर साल में सकते आप हैं। उसको आराम से फिर रिपे कर सकते हो, 6 साल का आपको आराम रिपेमेंट का से टाइम पे कर मिलता है। सकते हैं। ये सर ये सब पूरा रहता है। इस पे इंटरेस्ट वगैरह हैवी लगता है? क्योंकि मैंने देखा जैसे होम लोन होता है, कार लोन होता है, बहुत हैवी इंटरेस्ट लगता था। एजुकेशन लोन पे इंटरेस्ट बहुत ज्यादा लगता है क्या, ब्याज बहुत एजुकेशन ज्यादा? लोन पे सर एसबीआई पे थोड़ा सा कम रहता है, 8 पॉइंट समथिंग रहता है। और प्राइवेट बैंक में भी ज्यादा नहीं रहता है एजुकेशन लोन पे, 9.9 समथिंग अराउंड रहता ये है, तो मतलब वेरी ओवरऑल करता एवरेज रहता है ना। 8 9 9% 10, रहता 8 9 10 के ब्रैकेट के अंदर अंदर रहता है। है। यस सर इतना में रहता है सर। ठीक है। तो अब मुझे बताइए, आईटी मद्रास ही क्यों सेलेक्ट किया? सर अगर सर अगर मतलब बता इस सकता हूँ तो डिसीजन बता में दूँ। मैं भी इन्वॉल्व था, तो मुझे पूछना आईटी मद्रास ही क्यों क्यों सेलेक्ट किया? सर इसीलिए मतलब इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि सर सजेशन सर आप ही से ही लिया था एक्चुअली। मगर मैं फ्रैंकली बोलूँ सर, उस टाइम जो सिचुएशन मेरा था मेरे रैंक के हिसाब से, तो मुझे आईआईटी बॉम्बे और आईआईटी दिल्ली को छोड़ के बाकी सारे सामने आईआईटीज था। मेरे हो रहे हैं। तो आईआईटी, बट सर जो आईआईटी रुड़की का जो सामने वाला जो होता है ना, व्हाइट हाउस की तरह दिखता है, और जो बोलते हैं ना नॉर्थ साइड के जो ठंडा होते हैं, पहाड़ वगैरह होता है, नॉर्थ घूमना हिमालय था। पास में है। तो वो सब सुन के सर मेरे को इच्छा था कि नहीं सर आईआईटी रुड़की ही जाना है, क्या कैसे करके आईआईटी रुड़की ही जाना है। हम्म। बट सर फिर जो यूट्यूब वीडियोस वगैरह आते रहते हैं ना सर, मतलब अनअकैडमी पे भी बनाए गए थे कि हम्म। कौन सा आईआईटी लेना सही है रिक्वायरमेंट के हिसाब से, कहाँ पे रिसर्च अच्छा होता है, कहाँ पे प्लेसमेंट्स अच्छा होता है। तो ये सारा सीन था। तो फिर मैं कंफ्यूज हो गया था बड़ा। हम्म। तो फिर मुझे बाद में पता चला कि आईआईटी मद्रास और आईआईटी रुड़की दोनों मतलब लेवल लेवल पे है, मतलब दोनों में ले सकता हूँ। फिर मैं आपको कॉल लगाया था तो आपने बोला कि नहीं यार मेरा एक्सपीरियंस है आईआईटी मद्रास से, मतलब आप किसी प्रोफेसर लोगों की बात कर रहे थे, वो फिजिकल में कुछ अच्छे थे, आप बता रहे थे एक्सपीरियंस अपना। तो आप बता रहे थे कि यार आईआईटी मद्रास ले लो, मैं ये डायरेक्टली बोल रहा हूँ बट मद्रास ले लो। फिर सर मुझे याद है मैं अनिल सैनी सर से भी बात किया था, तो उन्होंने बोला कि और उस टाइम तक मुझे ये क्लियर हो गया था कि आगे जाकर सर पीएचडी करनी है। उसके पीछे एक सर स्टोरी है। एक बार आप ही से ही मतलब हो सके मतलब किसी को लगे जो देख रहा हो, उनको लगे यार तू तो
कंप्लीटली जुड़ा था क्या योगी सर से, बट हाँ लिटरली ये सब था, मतलब हर मतलब जो सजेशन है मैं उन्हीं से ही लेता था, चाहे किसी को सच्चे लगे या झूठ लगे। बट सर आपको कॉल किया था, याद है आपको, कि मैं पूछा था कि सर अभी आईआईटी जा रहे हैं और सर कोचिंग करेंगे आगे, सर क्या सजेशन है। तो आपने सर ये मुझे बोला था कि यार तू कोचिंग में ना सर कभी भी आ सकता है, कोचिंग में जिंदगी में कभी भी चाहे, अगर तेरे पास स्किल है, तू पढ़ाना चाहे तो कभी भी पढ़ा सकता है। बट अगर तू आईआईटी जा रहा है, इतना बड़े लेवल पे तू जा रहा है, तो हमेशा ये ट्राई कर तू पीएचडी कर, क्योंकि पीएचडी तू एक बार टच छूट जाए तो बाद में करना नहीं, मुश्किल होता है। मैं नहीं कर पा रहा तो आज। ये अगर तेरा माइंड, यस अगर अगर तेरा माइंडसेट है तो तू पीएचडी ही तू अभी देख, बाद में भी तू कहीं पर भी तू पार्ट टाइम भी पढ़ा सकता है, इसमें तू कभी भी एंट्री मार सकता है। तो इससे बेस्ट ऑप्शन है पीएचडी। तो तभी मेरा माइंड चेंज हो गया था, और मैं तभी जब एक्सप्लोर किया मुझे पता चला कि यस पीएचडी अब्रॉड इज द बेस्ट ऑप्शन, और पैसा खासा बहुत अच्छे से मिल जाता है, वर्ल्ड मैं उस क्लास की टॉपिक पे एक्सपोजर। मैं आऊंगा उस टॉपिक पे धीरे धीरे हाँ आऊंगा। ओके तो ओके ओके सर। मुझे आईटी मद्रास वाला यही समझना था कि मद्रास आपने क्यों सेलेक्ट किया था, ठीक है, तो हाँ रिसर्च पॉइंट तो ऑफ व्यू से आपने इसलिए बस मद्रास। आपने बताया था, तो फिर मैंने सोच किया नहीं, मतलब वादियों में नहीं घूमना है, आईआईटी मद्रास जाना है। और उस टाइम और एक पॉइंट भी था, ये था मुझे से पता चला कि अगर मैं रुड़की जाता हूँ तो वो नॉर्थ बेल्ट है, तो वहाँ पे सारे हिंदी बोलेंगे, और हिंदी सर मुझे हाँ आता है, बट इंग्लिश सर कमजोर था उस टाइम, हाँ। और इंग्लिश स्ट्रॉन्ग करना था। तो मुझे ये सजेशन मिला कि नहीं यार तू उधर जाएगा तो सारे दोस्त तेरे हिंदी में होंगे, तो फिर इंग्लिश तरह इंप्रूव नहीं हो पाएगा, और प्रोफेसर लोग भी हिंदी बोल देंगे वहाँ पे। तो तू आईआईटी मद्रास का साउथ की बेल्ट रहेगा, सारे वहाँ पे इंग्लिश की एनवायरनमेंट रहेगा, आपने ही बोला था मुझे याद है, तो उधर तेरा इंग्लिश अच्छा खासा मतलब डेवलप हो जाएगा, तो पर्सनल डेवलपमेंट अच्छी खासी हो जाएगी आईआईटी मद्रास पे। तो इसीलिए फिर मैंने बाद में आईआईटी मद्रास को चुना था, बाकी से ऐसा कुछ रीजन नहीं है, सारे आईआईटी अच्छे ही होते हैं। ओके। सो आईटी मद्रास का सफर कैसा रहा, कैसी रही आईटी मद्रास, मतलब आप वहाँ के एनवायरनमेंट के बारे में, करिकुलम के बारे में, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है, जब मैं आपको भी ये चीज़ एडवाइस कर रहा था तब मैंने आपसे शायद ये चीज़ कही होगी कि आईटी मद्रास में एक चीज़ बहुत डिफरेंट है कि वहाँ का जो सिलेबस है वो थोड़ा सा बाकी आईआईटीज के मुकाबले थोड़ा अलग है, थोड़ा सा यस एक चेंज है उसमें। तो मुझे बताओ यार क्या डिफरेंस है और कैसा रहा आपका आईटी का सफर। सर आईआईटी का सफर में बोलो तो सर बहुत ही अच्छा रहा, मतलब जो लेवल पे हम उसको इमेजिन करते हैं कि यार आईआईटी जाना है और आईआईटी ऐसा होता है ऐसा होता है, पर्सनल डेवलपमेंट बहुत ही अच्छा हो जाता है, एक्सपोजर वर्ल्ड क्लास का मिलता है, तो वो सर सच है कहीं ना कहीं। मतलब इनिशियली आपको इतना फील नहीं होगा, बट धीरे धीरे जब टाइम बीतता जाएगा, फिर आईआईटी की जो माहौल है उसमें जब आप मतलब एडजस्ट हो जाते हैं तो बहुत ही अच्छा लगेगा। और आईआईटी मद्रास में सर चीजें ये थी कि थोड़ा सा फूड, जो फूड की कल्चर है वो साउथ की जैसा था सर, खट्टा पानी बहुत था सर, तो उसमें थोड़ा सा इस पे प्रॉब्लम हुआ था हमारा काफी सभी। डिस्कशन हुआ था जब आप एडमिशन ले रहे थे तब। यस सर। आपको पराठे खाने हैं कि साउथ इंडियन डिश पर चखना है। यस ठीक यस है। सर। वो तो तो हॉस्टल में आप वो, कहीं भी चले जाओ हर जगह का इशू हाँ वो ऐसा ही था, बट है। थोड़ा सा खाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था। और बाकी सर उसके बाद जो, हाँ जो हमारा करिकुलम होता होता है आईआईटी मद्रास का, और बाकी आईआईटी से मैंने बात किया है, मतलब कुछ कुछ आईआईटी से, तो वहाँ पे और आईआईटी मद्रास करिकुलम थोड़ा, आईआईटी मद्रास करिकुलम थोड़ा सा टीडियस है, मतलब आपको बहुत ही ज्यादा कोर्स और ज्यादा करने पड़ेंगे, मतलब बाद में पता चलेगा कि हाँ सही है, क्योंकि सारा कुछ कवर वो करने को ट्राई करते हैं, मतलब जो अब्रॉड की जो सिलेबस है उससे बहुत ज्यादा वो लोग मैच कराने को ट्राई करते हैं कि सारी चीजें कवर अप हो जाए, मतलब हर एक एक सेमेस्टर में कहीं ना कहीं 5 to 6 कोर्सेस रहते थे विथ प्रैक्टिकल। और और जो सबसे जो हेक्टिक जो सेमेस्टर था वो थर्ड सेमेस्टर ही था, जहाँ पे आपको कोर्सर करना रहता है, 5 कोर्सर करने रहते हैं, और आपको जो थर्ड सेमेस्टर से ही आपका प्रोजेक्ट वर्क से स्टार्ट हो जाता है, जो हम एमएससी प्रोजेक्ट लेते हैं थीसिस के लिए, वो थर्ड सेमेस्टर ही स्टार्ट हो जाता है। तो काफी तो यूनिवर्सिटीज जैसे में थर्ड सेमेस्टर में कर देते हैं स्टार्ट, काफी यूनिवर्सिटीज थर्ड में। सेमेस्टर करते हैं, मतलब पूरे 1 साल का रहता है सर, एक साल। पूरा 1 साल का रहता है हाँ। और मतलब पहले सर सुबह जाओ 1 बजे आफ्टरनून तक क्लास खत्म हो जाता है, फिर खाना खा के तुरंत ही आपको लैब जाना पड़ता है, फिर ठीक। लैब में 12 बजे, कहीं कहीं कभी 1 बजे तक 2 बजे तक रात के। अपने हिसाब, यस सर रहना पड़ता था। और फिर सर उसके साथ, क्योंकि हम यूएसए की एप्लीकेशन भर रहे थे, तो थर्ड सेमेस्टर से ही हमारा यूएसए की एप्लीकेशन पोर्टल भी खुल गया था सारा, तो उसके लिए भी प्रिपरेशन करना, सीवी बनाना, एसओपी बनाना, ये सब भी उसी टाइम ही से चल रहा था। तो थर्ड सेमेस्टर बहुत ही हेक्टिक था। और फोर्थ सेमेस्टर से थोड़ा सा हल्का हो जाता है, ये मतलब थोड़ा फोर्थ सेमेस्टर ऐसा हो जाता है कि मतलब वहाँ पे थोड़ा सा घूम सके, एंजॉय कर सके, थोड़ा बहुत ऐसा रहता है सर, ये ओवरऑल था। बट आईआईटी मद्रास का जो कोर्स करिकुलम है वो कम्प्लीटली पैक्ड रहता है। अच्छा, और इसमें आप केमिस्ट्री, प्योर केमिस्ट्री के अलावा भी कुछ और पढ़ाया जाता है, जैसे कुछ लैंग्वेजेस, सी प्लस प्लस, जावा,
पाइथन, यस सर, ये यहाँ कुछ पे है पाइथन और? का, यस सर, मतलब केमिस्ट्री के कोर्स के अलावा भी पाइथन का कोर्स है, लैंग्वेज का कोर्स है, तो वहाँ पे पढ़ाया जाता है। और हाँ, यहाँ पे सर क्या होता है, जैसे कि आईआईटी जाम के बाद आप देखिए, आपको पता होगा कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हो जाते हैं कि किसी का ट्वेल्थ में मैथ होगा, किसी का ट्वेल्थ में मैथ नहीं होगा, हम्म, तो दोनों कैटेगरी के बच्चे वहाँ पे जाते हैं। तो वहाँ पे जब क्वांटम केमिस्ट्री होता है तो उसको पढ़ने के लिए मैथमेटिक्स की थोड़ा बहुत जरूरी होता है, बेसिक मैथमेटिक्स है। प्रीवियस नॉलेज, यस सर। तो उसके लिए वो लोग मैथमेटिक्स भी एक्स्ट्रा कोर्स है वहाँ पे डिजाइंड है, जहाँ पे बेसिक अलजेब्रा वगैरह ये सब भी है, तो मैथमेटिक्स को समझने में, तो वो मैथमेटिक्स का कोर्स भी है। और बाकी सर ये तो हर आईआईटी में है कि किसी प्रोफेसर का पढ़ाई आपको अच्छा लगेगा, किसी प्रोफेसर का बोरिंग लगेगा। वो तो कोई हर बच्चे जगह, वो तो हर जगह। ये सब बैक स्टेज से गाली देते रहते होंगे, तो ये सब तो रहता ही रहता है, मतलब ये रहता है, किसी को कोई पसंद आएगा, किसी को पसंद नहीं आएगा, ये तो सर हर जगह रहता है। ओके। तो यस। तो ये यूएस से जाने का जो प्लान था आपका पीएचडी का, अच्छा आपने एमएससी यस। के टाइम पे कुछ रिसर्च भी करी है जहाँ तक मुझे पता है? यस। आपके रिसर्च पेपर्स कुछ पब्लिश हुए उस टाइम पे? नहीं सर, मतलब जो ऑर्गेनिक, मेरा ट्रैक जो था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे रिसर्च था। और सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पेपर से इतना जल्दी नहीं आता, मतलब जो हाँ। पीएचडी स्टूडेंट्स भी होते हैं उनका भी 2 साल लग जाता है सर अब मेरा आने अगला में। सवाल आपसे फिर वही है। अब बहुत यस सर। मिसकंसेप्शंस वगैरह ये होते हैं कि अगर आपको फॉरेन कंट्री में जाना है तो भाई एटलीस्ट कुछ तो रिसर्च पेपर पब्लिश होना चाहिए, कोई तो इंटर्नशिप का एक्सपोजर होना चाहिए, या एक्स वाई जेड कुछ तो आपके पास होना चाहिए। नहीं, अब यस। आपका चलो आप आईआईटी का टैग आपके पास लगा हुआ है, वो तो एक बहुत बड़ा बेनिफिट हुआ ही हुआ, बट आपके पास रिसर्च एक्सपीरियंस है, बट आपका रिसर्च पेपर पब्लिश नहीं हुआ, आपने शायद थीसिस सबमिट किया होगा आईआईटी में, तो यस। यूजुअली एमएससी के टाइम पे होता है। तो यस सर। आपका पीएचडी में, वो भी यूएस जैसे कंट्री में, मतलब हम बहुत स्टैंडर्ड मानते हैं यूएस को, वहां पे कैसे यस। सिलेक्शन हो गया और वो क्या प्रोसीजर था? पहले तो बताइए सिलेक्शन कैसे हुआ, किस यस। प्रोसीजर से आपने वहां पे कैसे किया? ओके सर, पहले मैं मेरा प्रोसीजर बता देता हूँ, फिर मैं ओवरऑल कंक्लूड कर दूंगा। सर जो यूएससी की जो एप्लीकेशन पोर्टल है वो सितंबर 1 तक खुल जाती है सारी यूनिवर्सिटीज की। हम्म, और उसके लिए जो बेसिक मटेरियल सर क्या होता है कि आपको सीवी, एसओपी ये सारे बनाना होता है, रिसर्च स्टेटमेंट और डाइवर्सिटी स्टेटमेंट करके एक होता है, अच्छा मैं वो सारे आप। एक सेकंड का पॉज लूंगा, आपको रोकूंगा। अब बहुत सारे बच्चे यहाँ सोचेंगे कि सीवी क्या होता है और एसओपी क्या होता है। सीवी ओके सर। इज आपका प्रोफाइल, एसओपी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, जो आप जब कहीं पीएचडी के लिए आप अप्लाई करते हो तो आपको बताना होता है आप क्यों अप्लाई कर रहे हो, क्यों आना चाहते हो। एंड बहुत यस सर। स्टूडेंट्स को ये सब नहीं आता है बनाना। तो मैं उनको बता दूं, आने वाले कुछ टाइम में जिस यूट्यूब चैनल पे आप ये वीडियो देख रहे हो, यहाँ पे मैं खुद विद द हेल्प ऑफ समवन लाइक राजेश एंड मेरे और भी ऐसे बहुत सारे एक्स स्टूडेंट्स हैं जो यस सर। अब्रॉड जा चुके हैं, उनको हम इनवाइट करेंगे और उनसे हम पूछेंगे कि एसओपी कैसे, क्योंकि एसओपी बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपका यस एसओपी सर। ही है जो आपका पहला इंप्रेशन देता है सामने के वाले प्रोफेसर पे, कि आप क्यों आना प्रोफेसर। चाहते हो, क्या रीजन है आप। तो एसओपी डिजाइन करना भी एक बहुत बड़ी बात होती है। तो ये वीडियोस मैं बनाने वाला हूँ, आपको लिंक वगैरह जब मिल जाएगा तो उसको कंटिन्यू, उसको देखिएगा जरूर, ये सारी चीजें पीएचडी में आपको बहुत हेल्प करेंगी। सॉरी फॉर दिस, बट प्लीज कंटिन्यू। ओके सर। ओके सर। यस सर। तो ये सर था एप्लीकेशन मटेरियल्स जो आपको चाहिए होता है, मतलब बनाना, मतलब मैं बनाया था। और सर इसके बाद क्या चाहिए आपको होता है कि लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, जो प्रोफेसर लोग होते हैं, मेरा जो खुद का जो गाइड थे उनसे मैं लिया था, और बाकी जो कोर्स ऑफ टीचर थे उनसे लिया था। और जो एप्लीकेशन है वो स्टार्ट हो गया था सितंबर 1 से। और सर उससे पहले सर मैं क्या किया था, मतलब क्योंकि सर मेरे पास पैसों की कमी थी, फाइनेंशियल हार्डशिप मेरे पास था, तो सर ऐसा नहीं है कि मैं किसी भी यूनिवर्सिटी को एप्लीकेशन भर देता। तो मैं एक मेरी जो सिक्योरिटी, मतलब मेरे जो सेफ्टी साइड के लिए पहले ही से मैंने शॉर्टलिस्ट कर लिया था। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है कि आप प्रोफेसर्स को यूनिवर्सिटी वाइज शॉर्टलिस्ट कर लो आपके रिसर्च इंटरेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मैं शॉर्टलिस्ट कर दिया था, फिर उसके सभी को मैं मेल किया था सर, कोल्ड, जो कोल्ड मेल हम बोलते हैं, कोल्ड ईमेल, वो मैं कर दिया था। जिन जिन से सर पॉजिटिव रिप्लाई मुझे आया था, मतलब जो लोग मुझे एनकरेज किए थे कि उनके ग्रेजुएट प्रोग्राम में अप्लाई करने के लिए और वो इंटरेस्टेड हैं मुझे मतलब लेने के लिए, तो उन्हीं उन्हीं यूनिवर्सिटीज में ही मैं अप्लाई किया था। और तो फिर मेरा जब एप्लीकेशन हो गया था दिसंबर तक, फिर मुझे जनवरी में ऑफर लेटर्स आ गए थे। तो बस सर ये ओवरऑल था, तो इसमें आप अभी। जीआरई स्किप कर गए, थोड़ा जीआरई के बारे सर, में बताइए। हाँ जी सर। सर एक्चुअली मैं बताऊं सर, जीआरई सर नहीं देना पड़ता है। ओके। मतलब जो पीएचडी एप्लीकेशन होता है पूरी यूएस में, अभी जीआरई को रिमूव कर दिया गया है फॉर द पीएचडी स्टूडेंट्स। आपको बस इंग्लिश प्रोफिशिएंसी ही सेटिस्फाई करना रहता है, और आप वो कैसे कैसे भी करते हैं? करो। आप सर आईएल्स दो, आईएलटीएस दो जिसमें आपका यू ब्रिटिश एक्सेंट रहता है, और या फिर आप टॉयफेल दो जिसमें आपका अमेरिकन एक्सेंट रहता है। ये इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट होते हैं। और इसके अलावा भी आप
इंग्लिश प्रोफिशिएंसी को वेव भी कर सकते हो। अगर सर मैं बताऊं, मेरा फाइनेंशियल उस सिचुएशन उस टाइम इतना खराब हो गया था कि मैं ये भी नहीं दे पाया था। एक्चुअली मैं ये दिया ही नहीं हूँ सर, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट। मैं प्रिपरेशन तो सर किया था आईएलटीएस का, बट मैं नहीं दे पाया था। फिर मैं यूनिवर्सिटीज को मेल किया था, एक सीनियर थे उनसे पता चला था कि आप वेवर के लिए रिक्वेस्ट भी कर सकते हो। ओके। तो मैं यूनिवर्सिटीज को, बट ये सर टीडियस प्रोसेस है, मैं सबको वो सजेस्ट करूंगा कि आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी दे दो, और ये ऑब्वियसली हो ही जाता है, इसमें कुछ ही बड़ी बात नहीं है। तो मैं सर यूनिवर्सिटीज को मेल किया था कि मेरा फाइनेंशियल सिचुएशन की वजह से मैं प्रोफिशिएंसी नहीं दे पाऊंगा, क्या मुझे प्रोफिशिएंसी का वेवर मिल सकता है क्या, टेस्ट का वेवर। तो उन्होंने बोला था कि यस, अगर आपके पास बैचलर्स और मास्टर्स का सर्टिफिकेट होगा कि आपका जो इंस्टीट्यूशन है वहाँ पे मोड ऑफ इंस्ट्रक्शन ओनली ऑन इंग्लिश। इंग्लिश में ही हुआ हो, उस सर्टिफिकेट अगर आप अटैच करते हैं विद द ट्रांसक्रिप्ट, फिर हम आपको वेवर हम देंगे। तो ऐसे करके मैं 5 to 6 7 यूनिवर्सिटीज में वेवर में लिया था, और उसी जगह पे ही मैं सर किया था। इसी वजह से सर मेरा मतलब बहुत जगह पे मैं, मतलब मुझे बहुत अच्छा पॉजिटिव रिप्लाई आया था, बहुत ही अच्छा पॉजिटिव रिप्लाई आया, बट मैं नहीं कर पाया था। ऐसे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं, मुझे मुझे स्किप करना ही पड़ा था। और तो ऐसा ओवरऑल सर तो अभी सीन आप था। पीएचडी करने कहाँ जा रहे हो? आपको सर अभी मैं स्टाइफंड जा, जो मिल रहा है उसका क्या प्रोसीजर रहा? अब मैं ये बच्चों को ये भी है, उनको क्या लगता यस है कि सर, फॉरेन कंट्री में हम चले गए तो स्टाइफंड मतलब क्या होता है, उसको कैसे हम पूरा स्टाइफंड हमारा होता है क्या, मतलब घर यस भेज सर, सकते हैं क्या, कि एजुकेशन यस सर, फ्री होती है क्या? ये यस बहुत सारे क्वेश्चन मार्क हैं जो अब जो एक बार सर, एमएससी में आ गया उनके तो क्लियर हो जाते हैं, पर जो अभी ग्रेजुएशन के बच्चे होते हैं ना, ये सब मिसकंसेप्शंस लेके चल रहे होते हैं। तो जरा इस यस सर। स्टाइफंड के इस टॉपिक पे भी मुझे बताइए, क्या स्टाइफंड क्या होता है, कितना मिलता है, और उसमें से आप कितना सेव कर सकते हो, कितना भेज सकते हो, क्योंकि आपको अभी लोन रिपे करना है अगले साल से। यस और आप सर, अगले यस सर, आप अगले साल से पीएचडी कर रहे होगे, तो आपका यस लोन सर, रिपे कैसे होगा? तो आप उस लोन रिपे को आप अपने स्टाइफंड से करोगे, जहां तक मैं समझ यस, पा रहा हूँ। तो कैसे क्या यस। प्रोसीजर है? सर एक्चुअली इससे पहले थोड़ा सा बताना चाहूंगा, मजेदार बात है कि जब हम थे, मतलब जब हम ऐसे ही मतलब आई मतलब जो पीएचडी फ्रॉम अब्रॉड की सपना देखते थे, और यूट्यूब वगैरह बहुत सारे वीडियोस हैं बनाते हैं, कोई बाहर गया हो उसका बनाते हैं, हम बस एक ही, यार तू पूरा वीडियो में जो बोलना है सर बोलो, बट ये बता दो कि आपको स्टाइपेंड कितना मिल रहा है और बच रहा है कि नहीं बच रहा है घर भेजने के लिए। ये एग्जैक्टली। सर क्वेश्चन बहुत कम होता था, मतलब क्वेश्चन तो पूछते थे, बट सामने वाले पर आंसर ये हेजिटेट आता था कि करता हाँ था। हो जाता है, थोड़ा बहुत हैंडल हो जाता है। तो हमें ये एग्जैक्ट पॉइंट नहीं मिलता था कितना है। बट आज मैं एक ओपनली बताना चाहूंगा, हम मतलब जो पीएचडी फ्रॉम अब्रॉड की जो ड्रीम है वो सब लोग इसलिए देखते हैं, एक बड़ा फैक्टर है कि मनी का, मनी मैटर्स। अगर आप बाहर से पीएचडी करते हैं तो आपके पास, अगर मैं यूएसए की बात करूं, एवरेज आपका 70,000 से लेके 1 लाख प्लस तक की भी आपकी सेविंग्स हो सकती है, डिपेंड अपॉन इंडियन द करेंसी में। यूनिवर्स। इंडियन करेंसी में, इंडियन करेंसी। 70,000 से लेके 1,20,30,000 तक, आपकी डिपेंड अपॉन द यूनिवर्सिटी और किस एरिया में आप रहते स्टे हैं। कर रहे हैं उसके ऊपर। और अगर आप यूरोप में जा रहे हैं तो वहां पर भी सिमिलर, बट थोड़ा सा फ्लक्चुएशन रहता है कंट्री वाइज। फाइनेंशियल के बेसिस पर आपका 50,000 से लेके 1 लाख तक की सेविंग्स आपकी हो आप वो सकती है। बचाते हो स्टाइफंड में से? ये सब बचाते हैं और ये जो बचा सारे रहे हो आप, ये अपना खाना पीना रेंट वेंट सब हटा के बचा रहे हो आप? सब हटा के सर, सब हटा के, आपका रहना, आपका खाना, आपका जो भी पर्सनल चीजें खरीदना, ये सब के बाद। जैसे कि सर अगर मेरी बात करूं, मेरा जो पीएचडी हुआ है सर, मेरा जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी वाशिंगटन डीसी में हुआ है, जो वाशिंगटन डीसी का सबसे पुराना यूनिवर्सिटी है, जो 1783 में बना था। तो उसमें मैं जा रहा हूँ सर, और जो मेरा स्टाइपेंड होगा वो $43,000 पर ईयर है। करिए। अगर मैं इसको पर मंथ डिवाइड मैं करूँ कैलकुलेट मारता हूँ, रुको। 43,000, डॉलर फोर्टी पर थ्री ईयर, थाउजेंड डॉलर पर मल्टीप्लाइड बाई, ईयर डॉलर का भाव कितना चल रहा है? 80 रुपये तो चल रहा ही होगा। 84, एटी 84। 84 चल रहा है। तो आपको एक यस, साल में कुछ 36 लाख मिलने वाले हैं। 36 लाख सर मिलने वाले हैं। डिवाइड बाय 12 और कर देता हूँ मेरे को, बच्चों के कैलकुलेशन के लिए सही होगा। तो आप एक ये साल में 3 लाख रुपए कमा रहे हो, मतलब आपको स्टाइफंड इस मिलेगा। पर मंथ, पर पर मंथ, मंथ पर तीन मंथ, लाख पर मंथ 3 लाख रुपए आपको स्टाइफंड मिलने वाला है। उस तीन हम्म। लाख रुपए में से आपका खर्चा कितना होगा? सर इस 3 लाख में से सर एक्चुअली क्या होता है, जो पीएचडी यूएसए में होता है, बाहर के यूएसए में पर्टिकुलरली उसको जॉब की जैसा मानते हैं, हम्म। तो सर हमें टैक्स देना पड़ता है। तो अच्छा। उसमें से मेरा 12% टैक्स जाएगा, मतलब अराउंड अराउंड 40,000 45,000 सर, आप टैक्स मान लीजिए। मैं पूरा कैलकुलेशन मारता हूँ। अब इस तीन मतलब लाख मल्टीप्लाइड बाय कितना परसेंट आपने बोला टैक्स जाएगा? 12% सर, वो स्टेट के वाइज लॉ होता है, बट 12% है।
इसी 36,000 के आपका, 36,000 आपका चला गया। 40,000 आप मान लीजिए कि टैक्स चला गया हाँ, सर। 40,000 मान मतलब लेते हैं, 2,60,000 मतलब आपके पास बचा। हाँ सर 2.5 लाख ये बचता है सर। हम्म। अभी इसमें से आप मान लीजिए कि किसी किसी यूनिवर्सिटीज में आपकी स्टाइपेंड से आपको देना पड़ता है हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम प्लान, या फिर किसी किसी यूनिवर्सिटी में वो खुद प्रोवाइड करते हैं। हम्म। तो इसमें से मान लीजिए कि सर 20,000 अराउंड आपका हेल्थ इंश्योरेंस के लिए जाता है प्लान 2,30,000 बचा आपके पास। हाँ। हाँ यस सर। और इसमें से अभी सर मान लीजिए कि 1 लाख अब मेरा खर्चा चला जाएगा, क्योंकि सर जो मेरा होम का रेंट होने वाला है वो $600 होने वाला है। तो इसका आपको मतलब रेंट वगैरह, हॉस्टल वगैरह नहीं मिलता वहां पे? नहीं सर, एक्चुअली यूएसए कंट्री सर क्या होता है, वहाँ पे अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए भी हॉस्टल प्रोवाइड किया जाता है। हम्म। जो ग्रेजुएट स्टूडेंट होते हैं, जो पीएचडी स्टूडेंट्स होते हैं, वो सारे अपार्टमेंट्स बाहर रहते हैं, वो उनका कल्चर है सर। और तो वो सारे आपको बाहर ही रहना पड़ेगा सिटी के मतलब यूनिवर्सिटी के नियर, कहीं पे भी आप रह सकते तो हो। सामान वामान सब और खरीदना पड़ेगा फिर? हाँ सब सब सर डेली लाइफ मतलब ये मान सकते हैं कि आपका पूरा मतलब वहाँ पे आप खुद को ही आपको सब कुछ करना पड़ेगा, कुकिंग करना पड़ेगा, शॉपिंग करना पड़ेगा, सब कुछ आपको ही करना पड़ेगा सर, ऐसा सीन है वहाँ पे। राइट। और वहाँ पे तो आप 1 लाख रुपीज समझ लो वहां चला गया, तो आपके पास बचता है कुछ 1.5 लाख रुपए के आसपास। हाँ 1 लाख 20 30 ऐसा कुछ सेविंग होगा, जो कि मेरा पर्सनल अप्रोक्स, सेविंग्स होगा। ऊपर नीचे पकड़ लेते हैं, डिपेंडिंग हाँ अपन जी आपके शौक क्या हैं, आप कितने पार्टीज करते हो, हाँ जी। वीकेंड्स में कहाँ यस जाते हो, तो यस पकड़ सर। के। सो अप्रोक्सीमेटली, अब ये मैं ऑन रिकॉर्ड शायद पता नहीं पहली बार कोई बता रहा होगा कि नहीं बता रहा होगा, पूरा कैलकुलेटर, साइंटिफिक कैलकुलेटर के साथ हमने कैलकुलेशन यस किया, 1 लाख 1.25 लाख रुपए आप वहां बचा लेते हो, बचा जिसको लेते आप हैं, घर पे भेज सकते ये हम घर पे कह सकते हैं सर। हो। ओके। मतलब तो के पास कुछ रख के फिर घर में भी कुछ आप आराम से भेज अच्छा, सकते ये मतलब ये स्टाइफंड जो आपको मिलता है, ये किस चीज हाँ पे जी। डिपेंड करता है? मतलब सबको हाँ सेम मिलता है? आप जैसा कोई भी बच्चा उस यूनिवर्सिटी में जाएगा अगर पीएचडी करने, तो क्या सेम स्टाइफंड मिलेगा, कि ये कुछ ये वेरिएबल फैक्टर होता है? ये सर सेम ही स्टाइपेंड मिलेगा। और पूरे यूएस में जो पीएचडी है वो फुल्ली फंडेड, नॉट नॉट ओनली इन यूएस, हर जगह पे अब्रॉड में अगर आप पीएचडी के लिए जाते हैं वो फुल्ली फंडेड ही रहता है। और सर यूएस में स्टेट के अकॉर्डिंग उनका स्टाइपेंड, स्टेट और यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग स्टाइपेंड रहता है। कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज में थोड़ा बहुत थोड़ा कम देते हैं, मतलब इतना भी ज्यादा कम नहीं है, 20-30 हज़ार का फर्क रहता है, ज्यादा फर्क नहीं रहता है सर। और कुछ कुछ जगह पे क्या होता है, जगह पे जैसे कि सर मेरा वाशिंगटन डीसी है, एक्सपेंसिव है, इसलिए स्टाइपेंड थोड़ा सा ज्यादा दे रहे हैं। हम्म। लेकिन अगर कोई यूनिवर्सिटी रूरल एरिया में है हम्म। तो वहां पे स्टाइपेंड थोड़ा सा कम रहता है, क्योंकि खर्चा बहुत ही कम होता है, मेरा आधा हम्म। ही होता है। हम्म। मेरा 1 लाख का होगा खर्चा, तो उनका कहीं 60-70 थाउजेंड उनका हो जाएगा। ऐसा सीन है सर। लेकिन इतना ही आपका सेविंग्स एट द एंड, आप 80,000 एवरेज ऑन एन एवरेज, 1 लाख ऑन एन एवरेज आप बचा ही लोगे। ऐसा तो सीन मेरा रहता अभी है। आखिरी क्वेश्चन आपसे ये होगा, पीएचडी किस पे कर रहे हैं आप, क्या टॉपिक है आपका? सर टॉपिक मेरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे, एसिमेट्रिक सिंथेसिस पे है, मतलब स्टीरियो स्टीरियो केमिस्ट्री पे है स्टीरियो ओवरऑल, आप मान केमिस्ट्री, सकते नोबेल प्राइज विनिंग टॉपिक है, हैं। रिसेंटली नोबेल प्राइज मिला इस टॉपिक यस को। यस सर। कैसे आया तो इंटरेस्ट इस टॉपिक में? सर ये एक्चुअली जब मैं फर्स्ट सेमेस्टर पे था, तो मेरे जो प्रोफेसर, जो मेरे गाइड थे अभी एमएससी थेसिस के, वो स्टीरियो केमिस्ट्री का कोर्स ले रहे थे। तो उनका जो पढ़ाने का जो स्टाइल था, और एक्चुअली उनका खासियत सर क्या था, कि वो पढ़ाते तो थे ठीक है कोर्स पर, पर उसके साथ साथ वो वो वर्ल्ड लेवल का एग्जाम्पल्स भी देते थे, कि वो बाहर जा गए थे, वहाँ पे कॉन्फ्रेंस अटेंड किया था, ऐसा होता है ऐसा होता है। और फिर उस टॉपिक के रिलेटेड हमें एग्जांपल्स दिया था कि जो एसिमेट्रिक सिंथेसिस होता है, जो स्टीरियो सिलेक्टिव सिंथेसिस होता है, उसका कितना इंपॉर्टेंस है हमारे जो फार्मास्यूटिकल्स में। तो वो सारे का उससे ही थोड़ा इंटरेस्ट मतलब इंक्रीज हुआ था। पहले से तो ये था कि ऑर्गेनिक में ही करना है सर, सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे करना है। बट फिर उससे फिर सिलेक्शन ये होगा कि नहीं सर, एसिमेट्रिक पे ही करना है, मेडिसिन रिलेटेड होगा वो चीज। मैं अभी ये तो नहीं पूछूंगा आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, वो हम फ्यूचर में डिस्कस करेंगे कभी किसी और दिन, जब आप कुछ और अचीव कर लोगे अच्छा। यस बट राजेश, ट्रस्ट मी, इट्स रियली वंडरफुल। बहुत लाइफ फुलफिलिंग लगती है जब आप जैसे बच्चे जो एक रेंटेड फ्लैट पे रह के वहाँ से आईआईटी मद्रास जाते हैं एजुकेशन लोन के थ्रू, और वहाँ से आप निकल के पीएचडी करने जाते हो एक एक ऐसी कंट्री में जिसको लोग ड्रीम मानते हैं, यूएस जैसी कंट्री में जाते हो। ऐसा लगता है कि बॉलीवुड की कोई मूवी चल रही है, जहाँ पे भगवान आपको एज एन, कहते हैं ना, गांव से मिट्टी से उठा के शहर में भेज देते हैं। बट ट्रस्ट में एक बहुत अच्छी चीज़ है, आपकी खासियत है कि आप बहुत हम्बल एंड यू रिस्पेक्ट एवरीवन। मैंने आपका वीडियो देखा, आपने जो अभी रिसेंटली सर के साथ बनाया था, तो मुझे वो देख के बहुत अच्छा लगा कि आप अभी भी अपने पुराने टीचर्स को नहीं भूले हो, जिनके पास आप, ऑब्वियसली हमारा कंट्रीब्यूशन उतना शायद नहीं रहा होगा जितना आईआईटी के प्रोफेसर्स का होगा, या उन्होंने आपको जो नॉलेज लेवल, हमारा कंट्रीब्यूशन अलग वे में है।
उनका कंट्रीब्यूशन बहुत अलग वे में, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि यू स्टिल रिस्पेक्ट दैट पार्ट, आप उसको एक्नॉलेज करते हो, आप उसको अप्रिशिएट करते हो। एंड दिस इज समथिंग जो हर किसी के में नहीं होता है। बहुत लोगों को मैंने देखा आईटी में चले जाते हैं, एरोगेंट हो जाते हैं। बहुत लोग जब यस। अब्रॉड जाते हैं तो कई बार हमने कुछ कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी कई बार मिल जाते हैं कि जो बाद में रिप्लाई भी देना पसंद नहीं करते, क्योंकि उनका अब्रॉड में सिलेक्शन हो गया है। बट ट्रस्ट मी, आप जिस नेचर के साथ चल रहे हो, आप लाइफ में बहुत आगे जाओगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं शायद अनअकैडमी पे रहूँ और कुछ साल, तब तक आपकी पीएचडी भी हो जाए एंड आप कहीं पोस्ट डॉक के लिए एनरोल हो जाओ। तब एक वीडियो हम यस। पूरा कंप्लीट वीडियो बनाएंगे पीएचडी की जर्नी से लेके पोस्ट डॉक की जर्नी तक। ठीक है, तो सर एक्चुअली अगर मैं बताऊं तो आपने जो बोला कि पीएचडी एक ड्रीम था, सर पीएचडी नॉट ओनली ड्रीम था, अब तक जो भी हो रहा है मेरे साथ वो पूरा मुझे ड्रीम ही लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि मैं ड्रीम देख ही नहीं रहा हूँ, मैं ड्रीम को ही जी रहा हूँ सर। ऐसा लग रहा है कि नहीं, मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, यूएस जा रहा हूँ, जिस कंट्री को मैं टीवी में मूवीज में देख रहा था, या फिर मैं सोच रहा हूँ कि मैं आईआईटी चला गया, मेरे को अभी मैं खुद अब मैं बिलीव कर तुमसे जल रहा हूँ, अब मैं जेलस हो रहा हूँ तुमसे क्योंकि मैं नहीं जा पाया। मतलब मतलब कभी कभी सर सोच के रोना भी आ जाता है कि किस सिचुएशन में था। एक एक कमरा था जिसमें ऊपर मतलब सर के ऊपर टीवी रहता था, तो घर वाले टीवी नहीं देख पाते थे, उसको ऑफ करना पड़ता था पढ़ने के लिए। और वहां से निकल के कहीं मैं आईआईटी चला गया, आईआईटी खत्म भी हो गया और यूएसए जा रहा हूँ। ये सर पूरा ड्रीम ही लग रहा है सर। एट द एंड बस एक ही बोलना चाहूंगा, मतलब हर किसी का सिचुएशन सर मतलब बहुत ही खराब ही होता है, बहुत लोग ऐसे हैं सिचुएशन बहुत खराब है। बट मैं मेरी तरफ से ये मैसेज देना चाहूंगा, मतलब ये ऑनेस्टली मैं चाहता हूँ कि जिनका सिचुएशन खराब है कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बस आगे बढ़ते रहिए, जो आपका गोल है उसको आप अचीव करिए, आगे जाइए, आपको रास्ता खुद ब खुद दिख जाएगा। और एक चीज, हमेशा ऑनेस्ट रहिए। अगर आप किसी चीज बड़े चीज को अचीव कर लेते हैं, आप किसी को भूलिए मत। और आप जैसे थे, जो अभी उस सिचुएशन में है, आप सबको हेल्प करिए। तो ये है मतलब मेरा सर, मैं आगे जाके क्या बनूंगा मुझे ये नहीं पता, बट मेरा ख्वाहिश ये है, मतलब आप उस सिटी से बिलोंग करते हैं जहाँ पर बादशाह सर, एसआर के सर रहते हैं, तो उनका मैं बड़ा फैन हूँ। एसआरके से बाद में तो मिलना, पहले मुझसे मिलने आओ मुंबई को, तुम आते हाँ रहे जी। यस सर, आप और हम मिलके जाएंगे सर, उनका जो है ना सर, मन्नत मन्नत वहाँ मन्नत। देख